हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है वो इस बार चेंज है। तो उस सिलेबस चेंज के आधार पर ही आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। राज्य व्यवस्था 5 नंबर। भारत एवं विश्व का भूगोल काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर के 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अर्थव्यवस्था से भी 5 और ग्राम्य एवं समाज विकास से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसका पोर्शन जो है घटा दिया गया है पिछले लेखपाल की अपेक्षा। और आपका करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आने वाले। विज्ञान प्रौद्योगिकी 5 आएंगे। पर्यावरण से 10 क्वेश्चन और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल इसमें विशेष है, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को आरंभ करते हैं। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन क्लास है। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चनों को लगाएंगे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यह है, किताब उल हिंद का लेखक अल-बुरनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरे कोटे ने। और वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया दोस्तों 1760 ईस्वी में। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बात हो रही है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। यानी कि यहाँ पर बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? तो चहलगानी को किसने समाप्त किया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको समाप्त करने वाले थे बलवंत। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। यहाँ पर सी विकल्प राइट आंसर है। अब थोड़े क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कूका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था पश्चिमी पंजाब में। यानी कि यहाँ पर ए विकल्प राइट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस सन में की थी? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब जो है की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 में। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था? चंपारण से। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान फिल करना अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिसकी महात्मा गांधी जी ने वकालत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है? आंसर आपको लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। यहाँ पर बात कर रहा है उत्तर प्रदेश से। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो आपका बृहस्पति है। तो आपका बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि ग्रहों के क्रम में बृहस्पति के बाद में जो बड़ा ग्रह आता है तो वो दोस्तों शनि आता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। यानी कि यहाँ पर पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित। प्रश्न नंबर आपका 15 है, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आदि रेखांश या भूमध्य रेखा? भारत से होकर गुजरती है तो इसका नाम हो जाएगा कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर ये वाली रेखा होकर आपकी गुजरती है। ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस चीज़ को आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प, इन सभी को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर है आपका इसके बाद में नेक्स्ट। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है आरबीआई। तो यहाँ पर जो आंसर आपका वो सी है। ठीक है, आरबीआई करता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको ही आपको बताना है। तो यह होता है आयकर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? कुल आय में से कटौती नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य नहीं है, उसका आपको चुनाव करना है। चलिए चुनाव हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शाखाओं का असीम विस्तार करना भी है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परिवेश करना भी है, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना भी इसका राष्ट्रीय लक्ष्य है, परंतु बी वाला ऑप्शन इसके लिए सेट नहीं है। अब आ जाते हैं हम संविधान क्वेश्चन पर। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 6 वर्ष, यानी कि यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक शेयर करने से दोस्तों मोटिवेशन बढ़ेगा और तभी जा कर के हम आपके लिए कंटिन्यू क्लास देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? किसको ये प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को ये प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? जो सरकारी बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, उसकी तारीख जो है कौन पेश करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एग्जाम में भी फिलहाल पूछा गया है। यदि आप रेलवे का पेपर दे रहे होंगे तो आपको शायद कन्फर्म होगा कि ये प्रश्न आया था। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? तो इसको जो बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है लोकसभा के द्वारा। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट, जो कि पंचायती राज के 5 प्रश्न आएंगे, यानी ग्रामीण परिवेश के 5 प्रश्न आएंगे। ये कुछ पूछे गए प्रश्न है तो मैंने लिए हैं आपके लिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये प्रश्न पूछा भी गया था। 33% पद जो है आरक्षित होने चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर कहा जाता है पंचायत समिति। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो कितने ऐसे सदस्य होते हैं जिनको पंच कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 17। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये 21 वर्ष जो निर्धारित की गई है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या क्या है? देखिए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या क्या है, ये डाटा जो है यहाँ पर दिया गया है 2021 के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं
अब कितने में दिया गया है, 25,05,361 दिया गया है। ये अपडेट हो गया होगा, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ये बात जाते हैं दोस्तों हिंदी, जो कि हिंदी 10 नंबर की पूछी जाएगी और हिंदी के क्वेश्चन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जा करके 10 क्वेश्चन हिंदी में क्लियर करेंगे। और यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा, वहाँ पर 20 यानी कि दोनों ही 30 नंबर जो है कवर कर रहे हैं। तो लेखपाल का एग्ज़ाम निकालने के लिए हमको जो है बहुत अच्छे तरीके से इन सब्जेक्टों को कवर करना होगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या 100 से 2 गुना समय लगता है, उनको कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो गुरु स्वर उनको कहा जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है? विश्व में बोधक चिन्ह का जो प्रयोग देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सुहावना लिखाई वह छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आप इनका संधि विच्छेद करके आराम से जो है प्रत्यय निकाल सकते हो। सुहाना, तो सुहाना में क्या प्रत्यय बनने वाला है? देखिए, सु प्लस आवना, यानी कि पहला यहाँ पर मिल गया आपको ये वाला। फिर लिखाई, लिखाई में आता है लिख प्लस आई, तो आई देखिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन में ही है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और छलिया में आएगा आपका ईया। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति किस श्रेणी में ये आता है? तो समिति में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समिति जो कमेटी बनती है वो कई लोगों से मिलकर बन जाती है दोस्तों, ये आप जानते भी होंगे। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन क्या है? यानी जनता। जनता कैसा वचन है? एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? जनता। अब आप इसका आंसर लगाइए दोस्तों। जनता हो जाएगा एक वचन, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है, जनता। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपका चयन करना है, प्रकृति, दुपट्टा, महोदय, अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। स्त्रीलिंग के लिए आप अच्छा अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति कैसी होती है? अच्छी होती है, सुहानी होती है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते थे। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। हिंदी में जो है कुछ सब्जेक्ट पॉइंट, हिंदी में स्पेशल पॉइंट नहीं दिए हैं कि इन्हीं को पढ़ना है, पूरी कंप्लीट हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको कहा जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट है। माध्यम पुरुष का उदाहरण है, माध्यम पुरुष। तो माध्यम पुरुष का जो उदाहरण होता है वो तुम होता है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये जो मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए। नेक्स्ट पर आते हैं, 10% कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया नाम धातु और कृदंत प्रेरणार्थक या दीव कर्मक क्रिया। क्या आंसर यहाँ पर लग रहा है आपको? तो दीपा ने गाय को क्या खिलाया? चारा खिलाया। किसने खिलाया? दीपा ने। दीव कर्मक क्रिया है, यहाँ पर डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज इस क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन सेट किए थे। तो दोस्तों यदि आपको ज़रा भी वीडियो अच्छा लगा है या काम का है तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, ताकि हम और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।